हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों की लाऊंगा, जिसमें मैं हर एक सब्जेक्ट के 30 से 40 क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस है ना। मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करने वाला हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे आप एनसीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ते थे 12th क्लास के अंदर, उसी तरह से वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगले 6 से 7 दिन 7 सब्जेक्ट होते हैं, उनके हम 30-30, 40-40 क्वेश्चन भी करते हैं, तो लगभग 250 के आसपास क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये जो 250 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इन 250 में से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन, कम से कम बोल रहा हूं, वो भिड़ जाने चाहिए। ज्यादा भी हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। मुश्किल से 15-20 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में चीजें पढ़ाई हुई हैं। क्वेश्चंस उन लोगों के लिए भी है जिनकी सीयूईटी पीजी की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है फिजिक्स की, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग करके जा सकते हैं। इनके आंसर रट लेना, चाहे जैसे आप मर्जी करें। ये आंसर्स आप याद कर लेना, क्वेश्चंस आप याद कर लेना। हो सकता है एग्जाम पेपर में आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, है ना। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले, यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए भाई, क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बोला है, द कंडीशन फॉर अ डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री आर। डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री की जो कंडीशन है वो क्या होती है। डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री का मैंने आज आपको जब रिवीजन कराया था सुबह, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, तब भी मैंने बताया था, एक रे यहां से जा रही है, यहां से निकल रही है, यहां एंगल बनता है θ2, यहां एंगल बनता है θ1, ये मीडियम है 1, ये मीडियम है 2। तो इसके लिए हमने एक कंडीशन बनाई थी, क्या बनाई थी, E1 dt1 इक्वल्स टू E2 dt2। एक फॉर्मूला और बनाया था हमने, क्या बनाया था, tan θ1 अपॉन tan θ2 इक्वल्स टू ER2 अपॉन ER1। तो ये भी आप याद रखना, ये डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन है, और ये भी डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन है, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का जब पोलराइजेशन होता है तो उससे क्या निकलता है भाई। जब भी आप डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन करोगे तो वो क्या करेगा, क्रिएशन ऑफ डाइपोल्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल वो क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। तो क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। नेक्स्ट आ जाओ, द पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज गिवन बाय। हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, कौन सा वाला, पहले ये क्वेश्चन मैं करा दूं। एप्सिलॉन आर और काई, एप्सिलॉन आर और काई के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई। अब ये फॉर्मूला और एक फॉर्मूला हमारे पास कौन सा आता है, P इक्वल्स टू कौन सा वाला फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट काई इंटू ई, ये फॉर्मूला आता है। इन दोनों फॉर्मूला का यूज जब हम करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है, ये वाला, ठीक है। तो पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज गिवन बाय ये काई क्या होता है, इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी होती है। इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी होती है जो कि मटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। वैक्यूम के लिए काई की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसके लिए वैक्यूम के लिए। और कंडक्टर के लिए बात करें तो कंडक्टर के लिए जो काई है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक साहब, वैक्यूम के लिए काई की वैल्यू 0, कंडक्टर के लिए काई की वैल्यू इनफाइनाइट। हालांकि ये चीजें मैं बता चुका हूं आपको, फिर भी फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन में एक बार फिर से आप रिकॉल कर लोगे तो मेरे समझ में कोई आपको इसमें दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फॉर अ मटीरियल विच E एंड सिग्मा आर इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। ऐसा मटेरियल जिसके लिए E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी, आर इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, पोजीशन से इंडिपेंडेंट होते हैं, देन द मटेरियल इज, तो उस मटेरियल को क्या कहते हैं, होमोजेनस मटेरियल कहते हैं। When a conductor is placed in a uniform electric field, जब एक कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो क्या करता है, वो इंड्यूस्ड फील्ड जो अंदर क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इंड्यूस्ड फील्ड कैंसिल द अप्लाइड फील्ड, इंड्यूस्ड फील्ड कैंसिल द अप्लाइड फील्ड। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला D इक्वल्स टू P प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू E, यानी कि ऑप्शन ए। मैंने आपको दिन में ये भी बताया था कि इसको हम सिग्मा फ्री भी लिखते हैं। सिग्मा फ्री किसके बराबर होता है, D विच इज इक्वल्स टू P प्लस एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। और इसको हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट E नॉट और एप्सिलॉन E, ऐसे भी लिखते हैं। यूनिट ऑफ पोलराइजेशन, ये भी मैंने आपको दिन में बताया था, क्या आएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि जो पोलराइजेशन है वो किसके बराबर होता है, पोलराइजेशन बराबर होता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल
मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, और वॉल्यूम कितना होता है, मीटर क्यूब, है ना, वॉल्यूम कितना होता है, मीटर क्यूब। तो यहां से डी की यूनिट क्या है, मीटर में आएगी, नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। आइसोट्रोपिक मीडियम का मतलब क्या होता है, आइसोट्रोपिक मीडियम का मतलब होता है ऐसा मीडियम जिसके अंदर फील्ड इंटेंसिटी और फ्लक्स डेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ऐसा मीडियम जिसके अंदर फील्ड इंटेंसिटी और फ्लक्स डेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक मीडियम कहते हैं। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वो सोलेनॉइड भी है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है फ्लक्स लाइन आर क्लोज लूप, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 0, यानी कि चारों ही सही ऑप्शन है, चारों ही सही ऑप्शन है। वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू, कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लार्मोर फ्रीक्वेंसी। लार्मोर फ्रीक्वेंसी क्या है, जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है तो उसके केस में जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू चेंज होती है, दैट इज नॉन एज लार्मोर फ्रीक्वेंसी। उस लार्मोर फ्रीक्वेंसी की वजह से मैग्नेटिक जो मटेरियल है उसका नेचर डाई मैग्नेटिक हो जाता है, यानी कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है डाई मैग्नेटिज्म की। तो वो जो लार्मोर फ्रीक्वेंसी है उसका हम डेरिवेशन करते हैं, फॉर्मूला कितना आता है, डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू प्लस माइनस ईबी अपॉन 2m, डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू प्लस माइनस ईबी अपॉन 2m। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पैरामैग्नेटिक। देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्यूरी जो टेम्परेचर है वो ये है, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके लिए जो क्यूरी लॉ है वो ये है। ये किसके लिए है, ये है फेरो के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए, ठीक है, ये किसके लिए है, फेरोमैग्नेटिक के लिए, और ये जो है ये किसके लिए है, पैरामैग्नेटिक, ये किसके लिए है, पैरामैग्नेटिक। क्यूरी टेम्परेचर आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, तो क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो नेचर है वो चेंज होकर क्या हो जाता है, वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। फिर यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसे, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ डाई मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी जो होती है डाई मैग्नेटिक मटेरियल की वो नेगेटिव होती है, सस्पेक्टिबिलिटी मतलब काई की वैल्यू, तो वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। वहीं अगर इसकी परमेबिलिटी पूछ ली जाए तो परमेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, वो पॉजिटिव ही होगी, पर डाई मैग्नेटिक के केस में उसकी वैल्यू 1 से कम होती है। और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है परमिएबिलिटी ऑफ अ डाई मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव ये कभी भी नहीं होगी, पर डाई मैग्नेटिक मटेरियल के केस में इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर पूछा है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ डाई मैग्नेटिक, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ डाई मैग्नेटिक मटेरियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी है डाई मैग्नेटिक मटेरियल की वो इंडिपेंडेंट होती है किससे, टेम्परेचर से। बाकी जो दोनों मटेरियल होते हैं, चाहे वो पैरामैग्नेटिक हो और चाहे वो फेरोमैग्नेटिक हो, उनकी जो सस्पेक्टिबिलिटी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ डाई मैग्नेटिक मटेरियल, ये तो वापस हो गया ना, डाई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं, इसको सुपर कंडक्टर करो, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, सुपर कंडक्टर करो इसको। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर इज इटसेल्फ अ डाई मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, ये भी क्या होता है, डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, और ये प्योर डाई मैग्नेटिक होता है, प्योर डाई यानी कंप्लीटली डाई मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। तो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, -1 होता है, क्या होता है, -1। इसी तरह से रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर, यहां पर भी सुपर कंडक्टर करो, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर, ऑफ सुपर कंडक्टर, एक सुपर कंडक्टर के लिए उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होती है, वो होती है 0। तो ध्यान रखना, सुपर कंडक्टर एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है जो डाई मैग्नेटिक है, सॉरी, कंप्लीटली डाई मैग्नेटिक मटेरियल है जिसकी जो परमिएबिलिटी है वो 0 होती है और सस्पेक्टिबिलिटी कितनी होती है, -1 होती है। फिर हमें पूछा है फिनोमिना ऑफ कंप्लीट डाईमैग्नेटिज्म ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज नोन एज, एक सुपर कंडक्टर का कंप्लीटली डाईमैग्नेटिज्म हो जाना क्या कहलाता है।
इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? माइजनर इफेक्ट, फैराडेज इफेक्ट, लेंज लॉ और नन। तो इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? माइजनर इफेक्ट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? माइजनर इफेक्ट। परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो परमेबिलिटी है वो क्या होती है? ग्रेटर देन 1। जबकि आपको पूछा जाए यदि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। तो ये किसके लिए हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक। ये किसके लिए हो जाएगा? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। फिर हमें पूछा एक्सप्रेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। तो बायो-सावर्ट लॉ के यहां पर 3 फॉर्मूला लिखे हैं। एक फॉर्मूला के अंदर है I, एक फॉर्मूला के अंदर है K और एक के अंदर है J। तो ये तीनों ही बायो-सावर्ट लॉ को शो कर रहे हैं। जब ये पहला वाला फॉर्मूला है तो ये है कौन सा? करंट, लाइन करंट। ये कौन सी है? सरफेस करंट। और ये कौन सी है? वॉल्यूम करंट। ये किसके लिए है? सरफेस करंट के लिए। यहां पर I के साथ क्या आ रहा है? L आ रहा है। सरफेस करंट की बात होगी तो K आएगा, K के साथ क्या आएगा? DA आएगा, यानी कि एरिया। जब वॉल्यूम करंट की बात होगी तो वॉल्यूम करंट के साथ क्या आएगा? DV, यानी कि वॉल्यूम। यानी तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑल। ठीक है, ऑल आएगा। नेक्स्ट पे आओ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म कौन सा है? होने को तो ये दोनों ही एम्पियर्स लॉ हैं, इनमें से एक इंटीग्रल लॉ है और एक डिफरेंशियल है। तो डिफरेंशियल कौन सा हो गया? ये वाला जो लॉ है ये कौन सा है? डिफरेंशियल लॉ। जबकि ये जो लॉ है ये कौन सा है? एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन लॉ, इंटीग्रल लॉ। ये कौन सा है? इंटीग्रल है और ये कौन सा है? डिफरेंशियल। होने को तो ये दोनों ही क्या है? एम्पियर्स लॉ है, परंतु इनमें से एक इंटीग्रल है और एक डिफरेंशियल है। करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर वेक्टर पोटेंशियल। वेक्टर पोटेंशियल के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन यहां पर ये वॉल्यूम करंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, करंट डेंसिटी के फॉर्म में, सॉरी। तो A = μ0/4πr J d टाउ। डी टाउ का मतलब है वॉल्यूम, और यहां M का मतलब क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये और ये है तो एक ही वैल्यू, दोनों को लिखने का अलग अलग तरीका है, तो आंसर दोनों ही इसके करेक्ट हो गए। वॉल्यूम बाउंड करंट जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो भाई, यहां पर एक लिखा है JB और यहां पर लिखा है KB। JB का मतलब है वॉल्यूम बाउंड करंट, JB का मतलब है वॉल्यूम बाउंड करंट। M का मतलब है मैग्नेटाइजेशन। इस M का क्या मतलब है? मैग्नेटाइजेशन। M का मतलब है मैग्नेटाइजेशन, JB का मतलब है वॉल्यूम बाउंड करंट। इस KB का मतलब है सरफेस बाउंड करंट। इस KB का मतलब है सरफेस बाउंड करंट। ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाए कि सरफेस बाउंड करंट के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, तो ये आएगा M वेक्टर क्रॉस नीटा कैप, नॉर्मल वेक्टर। M वेक्टर क्रॉस नीटा कैप यानी कि नॉर्मल वेक्टर। तो ये किसके लिए है? सरफेस बाउंड करंट के लिए। और ये किसके लिए है? वॉल्यूम बाउंड करंट के लिए है। M ध्यान रखना क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन होता है। पोजीशन पॉइजन इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉइजन इक्वेशन होती है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी पॉइजन इक्वेशन होती है। पॉइजन इक्वेशन क्या होती है? ये होती है, ये माइनस है, यहां पर माइनस साइन है, माइनस डेल स्क्वायर A = -μ0J। J का मतलब है करंट डेंसिटी। ठीक है, J का मतलब क्या है? करंट डेंसिटी। कौन सी? वॉल्यूम करंट डेंसिटी। अगर जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कहते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है वो 0 हो जाए तो वो बन जाता है लैप्लास इक्वेशन, इसी तरह से अगर डेल स्क्वायर A बराबर 0 हो जाए तो उस केस में ये बन जाएगी लैप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। फिर हमें पूछा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटिक मटेरियल। जिस तरह से हम इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक मैटर के अंदर या इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, उसी तरह से मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी निकालते हैं। तो इंटीग्रल फॉर्म पूछा है, तो इंटीग्रल फॉर्म कौन सा हो जाएगा? ये वाला। जबकि ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ये वाला, ये कौन सा फॉर्म है? ये डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है? ये है डिफरेंशियल फॉर्म। हमें पूछा है कौन सा फॉर्म? इंटीग्रल फॉर्म। तो ये इंटीग्रल फॉर्म हो गया, H.dl। H यहां पर क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ। इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। जिस तरह से इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला आता है किसके केस में? डाइपोल के केस में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, ठीक वैसे ही जो फॉर्मूला आता है इंटरेक्शन एनर्जी का किसके? मैग्नेटिक डाइपोल के केस में ये फॉर्मूला होता है इसका। वहां पर भी ऐसा ही फॉर्मूला आता है ना? M1 M2 उसकी जगह आ जाएगा P1 P2 -3 P1R P2R। यहां पर आ जाएगा M1R और M2R। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसको याद रख लेना।
कंडीशन फॉर टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंटिन्यूअस होता है, जबकि नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। जबकि मैग्नेटिक फील्ड में उल्टी कहानी होती है, मैग्नेटिक फील्ड में टेंजेंशियल डायरेक्शन में डिसकंटिन्यूअस होता है, जबकि नॉर्मल डायरेक्शन में कंटिन्यूअस होता है। तो यहां पर जो वैल्यू हमारे पास बनती है वो क्या बनती है, ए H1T, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में पहले इधर 2T माइनस KF, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सरफेस करंट के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैराडेज लॉ, इनमें से कौन सा फैराडेज लॉ है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये पूछ लिया हमसे EM वेव का क्वेश्चन। तो BKE, के का मतलब है वेव प्रोपोगेशन वेक्टर, ओमेगा का मतलब है एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों को लिखने के तरीके अलग अलग हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही है। एक मिनट रुकेगा, क्या हो गया इसको, हाँ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ फॉर वेक्टर डी, डी मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफरेंशियल फॉर्म पूछा है। तो ये है तो दोनों ही गाउस लॉ है, पर डिफरेंशियल पूछा है तो डिफरेंशियल का आंसर कौन सा आएगा, ये आएगा। जबकि ये कौन सा होगा, ये इंटीग्रल होगा। इसी तरह से डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस लॉ फॉर पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन के लिए डिफरेंशियल फॉर्म ये हो जाएगा, जबकि ये कौन सा होगा, इंटीग्रेशन। इन दोनों में आपको ध्यान देने की एक जरूरत है कि जब मैं डी की बात कर रहा हूं तो यहां पर जो चार्ज आ रहा है या चार्ज डेंसिटी आ रही है वो दोनों आ रही है फ्री चार्ज डेंसिटी या फ्री चार्ज। जबकि मैं पोलराइजेशन की जब बात कर रहा हूं तो वो कौन सा चार्ज आ रहा है, वो आ रहा है बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज डेंसिटी, या फिर कौन सा आ रहा है, बाउंड चार्ज। तो कुल मिलाकर मैंने 32 के आसपास आपको क्वेश्चन कराए। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए तो रामबाण है, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। और जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है तो उनके लिए भी एक बूस्टर का काम करेगा कि लास्ट मोमेंट रिवीजन, आपको जल्दी जल्दी फॉर्मूले याद रखने हैं। तो आप बिल्कुल इस चीज को मतलब फास्ट फॉरवर्ड में, मैं तो ये कहता हूँ 2x पे लगाकर इसको देखना, 1.5x पर लगा के देखना। अगले 10 मिनट के अंदर अंदर आपका जो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो EMT है, उसका लगभग रिवीजन हो जाएगा। तो अगले 6 से 7 दिन अगर हम ऐसे 30-30, 40-40 क्वेश्चन भी करते हैं तो हमारे पास 250 क्वेश्चन कम से कम प्रिपेयर हो जाएंगे, जिसमें से अगर 10-15 क्वेश्चन भी हमारे मिनिमम मिल जाते हैं तो मजे हैं यार, फिर तो मजे हो जाएंगे, है ना। तो वीडियो को जिन्होंने भी अब तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार चैनल पर आए हो। रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है और वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।